हेलो दोस्तों, आज हम अर्जुन नगला सैमरा स्थित खंदौली के स्वर्ण जैविक वर्मी कंपोस्ट यूनिट का भ्रमण करने आए हुए हैं। इस यूनिट के संचालक से वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने की प्रक्रिया व उसके लाभ हानि के संबंध में बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो इस यूनिट के संचालक श्री ज्ञानेश जी से उनका परिचय व उन्होंने इस यूनिट को चलाने का निर्णय क्यों लिया, क्योंकि वे प्रशासनिक सेवा में उच्च पदों पर कार्यरत रहने के बाद भी केचुआ खाद बनाने की यूनिट स्थापित करने के अग्रसर हुए। तो सबसे पहले हम ज्ञानेश जी से मेरा जो पहला प्रश्न है वो यह है कि आप इस यूनिट को क्यों स्थापित किया और इसे स्वयं ही संचालित कर रहे हैं। इस यूनिट को शुरू करने के पीछे हमारा एक तो ध्येय ये रहा कि इस क्षेत्र में आलू की बहुत बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। वर्मी कंपोस्ट आलू की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है। इस विचार के आने के पश्चात हमारे पास ये जगह जो है जहाँ पर आज ये यूनिट स्थापित हुआ है, यहाँ पर मेरे बेटे ने फ्लाई ऐश से CLC ब्लॉक्स बनाने का यूनिट लगाया था। अपरिहार्य कारणों बस वो यूनिट नहीं चल सका, क्योंकि जब ये यूनिट बनकर तैयार हुआ और यहाँ पे निर्माण कार्य की गतिविधियाँ प्रारंभ हुई, उसी दौरान यहाँ पर नोटबंदी हो गई थी। नोटबंदी के पश्चात सब रियल एस्टेट पूरी तरीके से बैठ गया, जिसके कारण डिमांड ना आने की वजह से मुझको ये कार्य बंद करना पड़ा। तो ये कार्य हमारा लगभग 4 वर्ष तक बंद रहा। जगह खाली पड़ी थी, तो एक ये विचार आया क्यों ना यहाँ पर कोई दूसरा कार्य प्रारंभ किया जाए जो कि इस क्षेत्र के लिए उपयोगी हो। तो इस विचार के आने के पश्चात हमने यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाने का कार्य प्रारंभ किया। इस वर्ष जनवरी 2021 से मैंने इस यूनिट को प्रारंभ किया था। तो ज्ञानेश जी, आपसे मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि वर्मी कंपोस्ट क्या है और इसे कैसे तैयार करते हैं। सामान्य रूप से वर्मी कंपोस्ट केचुआ द्वारा बनाया हुआ खाद है। ये जो केचुआ है जो वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए उपयोग में लिया जाता है, वो ऑस्ट्रेलिया की एक वैरायटी है आइसिनिया फटीडा। ये लाल रंग की वैरायटी होती है जो कि सिर्फ गोबर खा कर के ही उत्पादन देती है। इस कार्य को प्रारंभ करने के लिए हमें पहले क्यारियाँ बनानी पड़ती हैं। क्यारियाँ एक निर्धारित माप के अंदर बनाई जाती हैं जिससे कि कार्य करना आसान हो जाए। 30 फीट लंबी और 3.5 फुट से 4 फीट चौड़ाई में ये क्यारियाँ बनाई जाती हैं। इन क्यारियों को पहले हम ज़मीन पर पन्नी बिछा करके उसको चारों तरफ से ईंट लगा करके एक बाउंड्री बना लेते हैं। फिर गोबर 15 से 20 दिन पुराना गोबर मंगाते हैं। वो गोबर कुछ दिन ठंडा किया जाता है, पानी लगा करके उस गोबर को ठंडा कर लेते हैं। जब गोबर ठंडा हो जाता है उसके अंदर जो गैसें होती हैं वो निकल जाती हैं। इसमें जो सबसे घातक गैस होती है वो मीथेन होती है, जो कि केंचुओं के लिए हानिकारक है। ठंडा होने के पश्चात गोबर में से वो मीथेन गैस खत्म हो जाती है। इसके पश्चात हम इस गोबर को जो तैयार बेड्स हैं उसमें डाला जाता है। बेड्स में गोबर भरने के पश्चात उस पर पानी लगाया जाता है। उसके पश्चात जो हमारे पास केचुआ होता है वो 1 स्क्वायर फीट में 1 किलो की मात्रा के हिसाब से केचुआ क्यारी में डाला जाता है। केचुआ डालने के पश्चात उसको पुआल से या बोरों से ढाँप दिया जाता है। बोरों को ढाँपने के पश्चात उसमें फिर पानी लगाया जाता है और ये पानी 1 महीने तक इसमें नियमित रूप से लगाया जाता है ताकि गोबर के अंदर कोई गर्मी पैदा ना हो और केंचुओं को नुकसान न पहुंचाए। 1 महीने के पश्चात वो पानी लगाना बंद कर दिया जाता है। उसके पश्चात 1 सप्ताह के पश्चात उसमें केंचुए के ऊपर जो बनाते हैं अवशिष्ट होता है केंचुए के द्वारा निकाला हुआ, वो चाय की पत्ती के समान एकत्रित हो जाता है, जिसको कि बाद में इकट्ठा कर लिया जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेश जी। तो अब हम पहले यहाँ का भ्रमण एक बार कर लेते हैं, यहाँ के बारे में देख लेते हैं। उसके बाद हम कुछ और क्वेश्चन पूछेंगे कि इसको बनाने से क्या फ़ायदा होता है, क्या लागत लगती है, तो वो सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। तो पहले हम यहाँ का एक बार भ्रमण कर लेते हैं। तो चलिए। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर
खाद के ऊपर से खाद को हटाया जा रहा है, जिससे क्या है इसके जो केंचुए हैं वो केंचुए अंदर चले जाएंगे और फिर ये छनने के लिए जाएगी। ऊपर से हल्का हल्का हटा के इसको छनने के लिए भेजा जाएगा। तो अभी हम छनने का प्रोसेस भी देख लेते हैं कि किस तरह से यहाँ छनाई होती है, किस तरह की क्वालिटी यहाँ पर तैयार होती है। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर छनाई का ये प्रोसेस चल रहा है। वहाँ से खाद को उठा के लाया जाता है और उसके बाद इस खाद को यहाँ पर छाना जाता है। ये खाद की छनाई हो रही है। अब जैसा कि ये अभी खाद छनने के बाद में ये बन के तैयार हो गई है, तो ज्ञानेश जी से हम पता करते हैं कि इस खाद की क्वालिटी कैसे पता करें कि ये खाद कैसी है, क्या है। तो क्वालिटी कैसे पता होगी? जब हम खाद को अपनी बैग्स में से यानी क्यारियों में से उतार के लाते हैं तो पहले एक जगह पर इकट्ठा करते हैं। जब वो थोड़ा सा ड्राई हो जाती है वो, तो उसके बाद मशीन पर उसको छानते हैं। छानने के पश्चात ये निकल के आती है खाद। इसको 4 mm की जाली से छाना जाता है। इसको छानने के पश्चात इसको जब हम हाथ में पकड़ कर देखते हैं तो इसमें हमें ऐसा आभास होता है कि जैसे हाथ में कोई बारीक सी गोलियां हैं। ये इस खाद की पहचान है कि ये तैयार खाद है। ये ऐसा महसूस होता है जैसे कि चाय की पत्ती को हमने हाथ में ले लिया है, सूखी हुई चाय की पत्ती। और खाद की ये पहचान है कि इसमें मॉइस्चर का जो परसेंटेज है वो 20 से लेकर के 25% तक होना चाहिए, क्योंकि इस मॉइस्चर परसेंटेज के अंदर जो इसके अंदर बैक्टीरिया हैं वो जीवित बने रहते हैं। और जब इनको खेतों में इस्तेमाल किया जाता है तो वो बैक्टीरिया ज़मीन में जा कर के ज़मीन की जो गुणवत्ता है उसको बढ़ोतरी करने में काफ़ी मदद करते हैं। तो जैसा कि आपने सुना, ज्ञानेश जी ने बताया कि ये खाद एक तरह से 100% प्योर है और हम इसको अपने दैनिक जीवन में जो भी खेती वगैरह करने में इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये अलग अलग पैकेट में पैक हो चुकी है खाद और यहाँ से अब ये सेल होने के लिए तैयार है। तो जैसा कि ज्ञानेश जी ने बताया यहाँ पर कि ये अलग अलग साइज़ में यहाँ पर पैकेट ये बने हुए हैं। जैसा ये आप देख रहे हो यहाँ पर ये 40 किलो का पैकेट है। तो अगर आपको खाद ज़्यादा मात्रा में चाहिए तो आप 40 किलो का पैकेट ले सकते हो। यहाँ पर ये आपका 20 किलो का पैकेट भी है, 10 किलो का पैकेट भी है और ये 5 किलो का पैकेट है। और छोटा अगर पैकेट आपको चाहिए तो 1 किलो के पैकेट में भी यहाँ पर उपलब्ध है। तो ये अलग अलग साइज़ में यहाँ काफ़ी सारे खाद के पैकेट हैं। तो जैसा आपको अपने स्वेच्छा अनुसार अगर लगता है तो वो आप यहाँ से परचेज भी कर सकते हैं। बाकी इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप डायरेक्ट आप बात कर सकते हो। और इनकी वेबसाइट भी है स्वर्ण जैविक वर्मी कंपोस्ट के नाम से। तो आप उस वेबसाइट पर जाके भी आप चेक कर सकते हो कि क्या शुद्धता है, किस तरह से खाद को बनाया जाता है, क्या प्रोसेस है। तो मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार वेबसाइट पर ज़रूर जाएँ और विज़िट करें और पता करें कि खाद को बनाने की क्या विधि है यहाँ पर। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो एक बहुत बड़े एरिया के अंदर ये सारा काम हो रहा है। यहाँ लगभग 200 से ज़्यादा बेड्स बनी हुई हैं और बहुत सारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको। जैसे यहाँ काफ़ी सारी बेड्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं। अभी इन बेड्स के अंदर केंचुआ खाद बनाई जा रही है। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं इसके अंदर ये बोरियों से ढका हुआ है। इसके अंदर गोबर खाद बनाने के लिए केंचुए डाले गए हैं। तो उन केंचुए से खाद यहाँ पर तैयार हो रही है और ये प्रोसेस लगभग आपका पूरा 3 महीने का होता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर रख रखाव के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी सुविधा है और यहाँ पर साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है ताकि शुद्ध खाद बनाने के लिए साफ़ सफाई का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाना चाहिए। तो जैसा आप यहाँ देख रहे हो ये प्रॉपर जो भी वर्कर यहाँ लगे हुए हैं वो पूरी तरह से अपना ईमानदारी से काम यहाँ निभा रहे हैं और एक शुद्ध खाद बनाने के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ वर्कर और हैं, तो चलो हम इनसे भी पूछते हैं कि ये क्या कर रहे हैं और खाद को बनाने में क्या क्या चीज़ों की और ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए यहाँ पर ये वर्कर जो वर्क कर रहे हैं इनसे पूछते हैं। तो भैया आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये हम इसको क्रेडा लगा रहे हैं इसमें, या कि केंचुआ अंदर चला जाए। हम इसको इकट्ठा कर लें। इकट्ठा करने के बाद
इसको हम ले जाएंगे मशीन पर, मशीन पे छाना जाएगा। अच्छा, तो मतलब ये आप कुरेदा लगाने के बाद में तो इसके अंदर केंचुआ भी है, हाँ केचुआ हैं। तो आप केंचुआ दिखा सकते हैं मुझे एक बार? हाँ जी। चलिए हम केंचुआ देखते हैं एक बार। आप देख रहे हो यहाँ पर आपको केंचुए दिखाई दे रहे हैं, तो इससे ये केंचुआ खाद बन के तैयार होती है। ठीक है, कुरेदा लगाने से क्या होता है, केंचुआ नीचे चले जाते हैं। हाँ जी। ओके। इसके बाद ये छलने के लिए चली जाती है, और छलने के बाद क्या होता है? इसको पैकेट पैक किए जाते हैं, फिर मार्केट में सेल होती है ये। ओके, ठीक है। तो जैसा भैया ने बताया अभी कि इसमें ये कुरेदा लगा रहे हैं, और कुरेदा लगाने के बाद में ये छन्ने के लिए जाती है, और छन्ने के बाद में ये पैकेट में पैक कर दिए जाते हैं। यहाँ पर खाद को पैक करने का काम हो रहा है, तो अभी हम यहाँ पर पता करते हैं कि खाद को किस तरह से पैक किया जाता है और किस तरह के पैकेट का यूज़ किया जाएगा। तो हम लोग थोड़ा सा पता करते हैं। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर ये खाद को पैक किया जा रहा है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ क्वांटिटी का भी पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है, प्रॉपर एक क्वांटिटी में माल जा रहा है। तो अभी हम पूछते हैं कि किस किस तरह के पैकेट यूज़ कर रहे हैं। पैकेट के अंदर ये पॉलीथीन लगी हुई है, तो इस पॉलीथीन का यूज़ क्या है? भैया आप ज़रा बताएंगे कि इसमें पॉलीथीन लगी हुई है, तो इस पॉलीथिन लगी हुई है इसमें। पॉलीथीन का यूज़ क्या है, क्यों लगाई जाती है पॉलीथीन? इसमें मॉइस्चर बना रहता है ना, नमी बनी रहती है ना इसमें। अच्छा, मॉइस्चर के लिए पॉलीथीन लगाई जाती है ताकि वो मॉइस्चर बना रहे। ठीक है। जी सर। ये पॉलीथीन लगाने के बाद में पैक किया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये पॉलीथीन लगी हुई है इसमें, ताकि ये मॉइस्चर बना रहे। तो चलिए ज्ञानेश जी से पता करते हैं। हमारा एक अगला प्रश्न है कि हम ये कैसे पता करेंगे कि हमारा जो वर्मी कंपोस्ट है, जो खाद है, वो बन के तैयार हो चुकी है? 40 से 45 दिन के पश्चात हम जब इसके ऊपर से कवर हटाते हैं, बोरी या पुआल जो भी हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो हम देखते हैं कि क्यारी की ऊपरी सतह के ऊपर एक परत सी जमी हुई होती है, जो कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि चाय की पत्तियां हों। जब इसको हाथ लगाते हैं तो एक भुरभुरा सा पदार्थ हमको मिलता है, यही वर्मी कंपोस्ट होता है। तो ज्ञानेश जी, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगा कि जो वर्मी कंपोस्ट है और बाकी जो रासायनिक और पदार्थ हैं, तो उसमें और वर्मी कंपोस्ट में क्या फ़र्क है? क्या इसमें उपयोगी चीज़ें हैं? तो वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। इस विषय में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वर्मी कंपोस्ट से पौधों के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व इसमें मिलते हैं। भूमि में जो पोषक तत्व हैं वो लगभग 16 की संख्या में पाए जाते हैं, और ये वर्मी कंपोस्ट के उपयोग करने से इसमें ये सारे पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। जबकि जो रासायनिक उर्वरक हैं वो जिनमें वो तत्व बताए जाते हैं उतने ही तत्व उसमें मिलते हैं। नाइट्रोजन के लिए नाइट्रोजन ही मिलेगा, पोटाश के लिए पोटाश ही मिलेगा, फास्फेट के लिए फास्फेट ही मिलेगा। जबकि वर्मी कंपोस्ट के अंदर वो सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट का जो विशेष गुण है कि इसके अंदर बहुत सारे अमीनो एसिड्स और ह्यूमिक एसिड भी पाया जाता है। वर्मी कंपोस्ट से जो पोषक तत्व हैं वो उसको पौधों को उनकी आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे प्राप्त होते रहते हैं, जबकि जो रासायनिक उर्वरक हैं वो पौधे को तत्काल प्राप्त हो जाते हैं। उससे तात्कालिक रूप से तो लाभ दिखलाई देता है, लेकिन आगे चल कर के उससे वो उतना लाभ नहीं रहता है। जबकि वर्मी कंपोस्ट भूमि में रहता है, उसके अंदर बायोमास होता है जो आगे तक भूमि की गुणवत्ता को भी बढ़ाता है। वर्मी कंपोस्ट से भूमि जो है वो भुरभुरी हो जाती है, उसकी वजह से वायु संचरण जो है भूमि में बेहतर होता है और पौधों की जड़ों को आसानी होती है पोषक तत्वों को ग्रहण करने में। जबकि रासायनिक खादों की वजह से ज़मीन जो है वो सख्त हो जाती है, उसके अंदर एरिएशन की कमी हो जाती है। वर्मी कंपोस्ट जो है इसमें बहुत प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया, पोटाश सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, फास्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। ये जो सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया हैं ये भूमि में मौजूद जो पोषक तत्व हैं उनको सॉल्युबल कंडीशंस में ले आते हैं, जिससे कि पौधों को उनको अवशोषित करने में आसानी हो जाती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया जो है वो
नाइट्रोजन को फिक्स करता है पौधों को, वो अधिक मात्रा में प्राप्त हो जाता है। जबकि वर्मी कंपोस्ट में कई बायोएक्टिव कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं, अमीनो एसिड्स भी पाए जाते हैं, जो पौधों की बढ़वार एवं विकास व प्रजनन में लाभ पहुंचाते हैं। इसके उपयोग से फसलों के आकार, रंग रूप और चमक में भी बेहतरी आती है। इसलिए इसका प्रयोग जो ये है वर्मी कंपोस्ट रासायनिक उर्वरकों के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर है और इससे ज़्यादा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। एक और लाभ इसमें है कि ये पहले वर्ष जितनी मात्रा इसमें उपयोग की जाती है, दूसरे वर्ष में उससे कम मात्रा उपयोग की जाती है, तीसरे वर्ष में और मात्रा कम हो जाती है। जबकि रासायनिक उर्वरकों में उसकी मात्रा बढ़ती है हर वर्ष, न कि कम होती है। और रासायनिक उर्वरकों का एक जो नुकसान है वो ये है कि इससे भूमि की उर्वरता नष्ट होती है, जबकि वर्मी कंपोस्ट से भूमि की उर्वरता बढ़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेश जी। तो मैं अब आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो आपने वर्मी कंपोस्ट स्टार्ट किया है, तो इससे किसानों को क्या फ़ायदा होगा? आप किस तरह से किसानों की किस तरह से आप सहायता कर सकते हैं? तो क्या इससे बेनिफिट हो सकता है? तो ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। इस वर्मी कंपोस्ट यूनिट को लगाने के पीछे हमारा उद्देश्य ये भी रहा है कि हम इस क्षेत्र में किसानों को थोड़ा ऑर्गेनिक खेती के संबंध में जागरूक कर सकें, क्योंकि रासायनिक खादों के उपयोग से और रासायनिक इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड के उपयोग से पर्यावरण में काफ़ी दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं और जो हमारे जनजीवन है उसके ऊपर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। बहुत सारी नई नई बीमारियां हमको प्राप्त हो रही हैं उसकी वजह से। अगर हम ऑर्गेनिक खेती की तरफ अग्रसर होंगे तो हमको वर्मी कंपोस्ट या जैविक खादों की ओर भी जाना पड़ेगा और कम से कम मात्रा में हमको रासायनिक खादों का उपयोग करना चाहिए। तो किसानों को जागरूक करने के लिए ये आवश्यक है कि वो समझें, जानें कि वर्मी कंपोस्ट को किस तरीके से उपयोग किया जाना है। वर्मी कंपोस्ट ज़मीन के लिए एक वरदान है। अगर नियमित रूप से इसका उपयोग करते हैं तो ज़मीन की गुणवत्ता बढ़ती है और फसलों के ऊपर उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। हमने यहाँ पर जो वर्मी कंपोस्ट हम बना रहे हैं, अगर यहाँ किसान भाइयों में थोड़ी सी जागरूकता आएगी तो वो हमसे इसमें प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकते हैं, अपने स्वयं के यूनिट लगा सकते हैं या अपने उपयोग के लिए स्वयं की भी वर्मी कंपोस्ट उत्पादन कर सकते हैं। हमारे पास केचुआ भी उपलब्ध है। यूनिट लगाने के लिए जिस प्रकार के सहयोग और जानकारी की आवश्यकता होगी वो सब हम उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं और वो भी निःशुल्क। सिर्फ हम केचुए के ही जो है उसका मूल्य लेंगे। इसके अलावा जो भी सपोर्ट होगा, किसानों को चाहिए होगा, वो हम सब उपलब्ध कराने के लिए सदैव तत्पर हैं। यदि हमसे संपर्क करना है तो हमारे टेलीफ़ोन नंबर साथ में इसमें प्रदर्शित किए जा रहे हैं। हमारी वेबसाइट भी है, हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं swarnajaivik.com।